हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बाल विकास प्रैक्टिस सेट। ये हमारा 5 होगा। यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तरों को लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, देखते हैं कि करके इन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, यानी कि बालक को आप सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देना चाहते हैं तो किस माध्यम को आप यूज़ करेंगे? पाठ्यक्रम के द्वारा, विद्यालय में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा या फिर कक्षा शिक्षण द्वारा। तो बालक को सबसे अच्छा सामाजिक व्यवहार देना है तो विद्यालय में जो सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती हैं उनके माध्यम से आप सामाजिक व्यवहार बच्चे में विकसित कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, यानी 3 लोगों के मध्य की प्रक्रिया है। ये 3 लोग कौन से आपको ये बताना है। एक है छात्र, दूसरा शिक्षक, तीसरा क्या है ये आपको छांटना है। पहला पॉइंट यहाँ पे है छात्र शिक्षक या पाठ्यक्रम, छात्र शिक्षक या पाठशाला, छात्र शिक्षक या ज्ञानार्जन, या फिर छात्र शिक्षा और ज्ञान के मध्य ये त्रिकोणीय प्रक्रिया है। तो शिक्षा जो त्रिकोणीय प्रक्रिया है वो छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम के मध्य में है। तो यहाँ पे ऑप्शन एक आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है, यानी कि अगर बच्चा सीख रहा तो सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ेगा उस पर? अभिप्रेरणा का, पाठ्य वस्तु, शिक्षक विधि या श्यामपट्ट का। बच्चा जितना ज़्यादा अभिप्रेरित होना है, उसके अंदर से जो इच्छा बनती है किसी चीज़ को सीखने के लिए, अगर वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा है तो सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी, सबसे जल्दी सीखेगा भी, और जो वो सीखेगा बहुत ही वो दृढ़ होगा। तो इसलिए ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अध्यापक छात्रों में सामाजिक और नैतिक मूल्य संप्रेषण करना चाहता है, यानी कि उसको बढ़ाना। जो हमने ऊपर प्रश्न देखा सेम टू सेम उसी तरह का, शब्दों में थोड़ा सा अंतर हुआ है कि सामाजिक और नैतिक मूल्य का संप्रेषण यानी कि बढ़ावा करना चाहता है बच्चे के व्यवहार में। तो कैसे होगा? वह मूल्यों पर भाषण देकर होगा, दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर, पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से, या फिर धार्मिक बातों से। तो देखिए, भाषण से तो नहीं होगा और धार्मिक बातों से भी नहीं होगा। श्रव्य दृश्य जो कार्यक्रम दिखाकर ऐसे भी कंडीशन से नहीं होगा, वरन कैसे होगा? जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता से, यानी कि पाठ्य सहगामी, पाठ आप पढ़ते हैं उसमें हमेशा नैतिक चीज़ों को ही दिया जाता है। तो उन नैतिक चीज़ों को जब आप अपनी क्रियाओं में अधिकता देंगे तो बच्चे का सामाजिक व नैतिक विकास उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि किशोर में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है पीढ़ियों का अंतर, तो ये होगा ही नहीं। अवसरों की प्रतिकूलता, निराशा तथा निस्सहायता, किशोर में स्वप्न दर्शन। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट अभी भी सही लग रहे हैं। तो क्या होगा यहाँ पे? द्वंद्व उभरने का। द्वंद्व में होता है उसके अंदर जो भावनाएं बन रही है ना, उसके अकॉर्डिंग समाज में न मिल पाना, सामाजिक स्थिति न बन पाना, तो इस कंडीशन में वो द्वंद्व का रूप लेता है। और ये कब होता है? जब अवसरों की प्रतिकूलता होती है, यानी कि अवसर जो होते हैं वो उसके अनुकूल न होकर प्रतिकूल होते हैं, और इस कंडीशन में उसके अंदर द्वंद्व उभरना प्रारंभ होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करता है, यानी कि बच्चे को आप कोई नियम बताएंगे, कोई सिद्धांत सिखाएंगे तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? आगमन, निगमन, विश्लेषण और संश्लेषण। कंफ्यूजन केवल यहाँ पे दोनों पे है, ए और बी में। आगमन विधि होगी या निगमन? आगमन विधि में नियमों को बनाया जाता है, और निगमन विधि में क्या होता है? नियम बने बनाए होते हैं, उन पर चलना होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो, यानी कि आप क्या है उसको नए सिरे से बताएंगे, तो कौन सी विधि यूज करेंगे? आगमन विधि यूज करेंगे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। समाज के प्रति आपको चेतना, यानी कि समाज में कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या नहीं हो रहा है, ये जानकारी अगर बच्चों को देना है तो कौन सा पॉइंट सबसे सही होगा? अध्यापक के भाषण से, उनके साथ विचार विमर्श से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ने से, या फिर समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो यहाँ से ऑप्शन डी देखिए, यही इसका सही आंसर। कैसे? जितने समाचार पत्रिकाएं होती हैं वो वर्तमान समय में जो हो रहा है, जो घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में पूरा ब्यौरा देता है। इसलिए यहाँ पे आपकी जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं वो सबसे अच्छा है बच्चों में सामाजिक चेतना विकसित करने के लिए। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, लंबे हैं, कह रहा है कि शब्द जो आपके लंबे हैं, तो ऐसे में क्या करेंगे? पहले उन शब्दों को आप तोड़कर उन्हें पढ़वाएंगे।
जब तोड़कर वो शब्दों को पढ़ लेते हैं फिर आप उन शब्दों को जोड़कर एक साथ कर देंगे। जब एक साथ वो जोड़कर उच्चारण करेंगे तो उच्चारण की प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएंगे और इससे क्या होगा, तो बच्चे जो कठिन और लंबे शब्द हैं उनका उच्चारण करना सीख जाएंगे। ऑप्शन देखिए, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, ये भी पॉइंट सही दिख रहा है। मिलते जुलते उच्चारण करने वाले शब्दों को बुलवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ शब्द ऐसे आड़े तिरछे होते हैं जिनका उच्चारण वो अलग तरीके से ही करना पड़ेगा, उनसे मिलते जुलते शब्दों का उच्चारण करने से भी वो प्रक्रिया सॉल्व नहीं होगी। लास्ट है कि आप ऑप्शन ए और बी दोनों। तो यहाँ से हमने देखिए ए को भी सही देखा और बी को भी सही देखा और डी में कह रहा है कि ए और बी दोनों, इसलिए आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बाल्यावस्था में बच्चा सबसे अधिक रुचि किस में रखता है। बाल्यावस्था में है तो बच्चे की जो सबसे ज्यादा रुचि किस में रहेगा, लेख में, कहानी में, निबंध में, नाटक में। तो आप जानते हैं बच्चा सबसे अधिक कहानी के प्रति अट्रैक्ट होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक विकास के साथ निम्न में से किसका संबंध, यानी ज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करना है तो यह किसका सूचक है, ये उसकी प्रशंसा का सूचक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे किस तरह के होते हैं वो बताना है आपको। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग पॉइंट दिए हैं, डरपोक व संकोची, निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत एवं सक्रिय, सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो जिज्ञासु पॉइंट किस में है, जिज्ञासु पॉइंट आपकी डी ऑप्शन में। तो सक्रिय तो होंगे, बहुत से बच्चे शर्मीले क्वालिटी के होते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो सक्रिय हों, लेकिन जिज्ञासु वो तब भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है कि सक्रिय तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है कोठारी कमेटी, राधाकृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या मुदाले। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति देन है किसकी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अकॉर्डिंग इसे बनाया गया था। अगला देखिए, माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त होती है। माध्यमिक कौन से आते हैं आपके, 6 से लेकर 8 तक के बच्चे आते हैं। ऑप्शन देखिए दिया है, विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, ये पॉइंट तो सही है। अगर स्व केंद्र हो जाएगा तो इस बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। नकल की सुविधा होती है, इस कारण से स्वकेंद्र नहीं स्थापित किए जाते। अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, अनुशासन उनको हर केंद्र पर रखना पड़ेगा, इसलिए ये पॉइंट भी गलत है। दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं, ऐसा भी पॉइंट नहीं है। वरना सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है कि बच्चे को सुविधा किस कंडीशन से होगी, क्योंकि 6 से 8 में पढ़ने वाले बच्चे इतने भी बड़े नहीं होते कि बहुत ज़्यादा उन्हें दूर भेजा जाए, इसलिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली अपनाई जाती है तो कि उनको अपने विद्यालय से, अपने घर से ज़्यादा दूर न जाना पड़े, इसलिए ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था, तो यह कथन स्किनर का है, ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है, यानी कि किस प्रकार का बोझ उन पर नहीं होना चाहिए। लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। तो ये ए, बी एंड डी जो ऑप्शन है वो तो क्लियर है, ऐसा होना ही, उनको विद्यालय जाना पड़ेगा, वहाँ लिखना पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो होमवर्क यानी कि गृह कार्य होता है, जो बच्चों पर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, यही बच्चे पे बोझ का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस विधि में अध्ययन करता बच्चे या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछते हैं, यानी कि बच्चे, माता पिता और अध्यापक आमने सामने अपने प्रश्न करते हैं, तो किस कंडीशन में होता है, ये साक्षात्कार में होता है। ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक रहती है, तो आप जानते हैं वस्तुनिष्ठ जो विकल्पीय प्रश्न होते हैं वहाँ पे विश्वसनीयता अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप क्या करेंगे, उसे दंड देंगे, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, चुप रहने के लिए कहेंगे, धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनेंगे। वो क्यों उद्दंडता दिखा रहा है, इसके लिए आपको उसके रीज़न को जानना पड़ेगा। तो यानी कि आप क्या करेंगे, धैर्यपूर्वक उससे बात करेंगे, जब आप उस रीज़न को जान जाएंगे तो उसे शांत भी कर देंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद को किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान जाते,
जान सकता है। हर व्यक्ति अलग अलग व्यक्तित्व का होता है। तो कह रहा है कि हर बच्चा अलग अलग व्यक्तित्व का है। इसे जानने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? निबंध लिखवा कर ये देखना चाहिए, या फिर वाद विवाद प्रतियोगिता करनी चाहिए, परीक्षा परिणाम से, या फिर मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। तो सही इसका आंसर होगा कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा ये क्लियर हो सकता है कि कौन सा बच्चा एक दूसरे कितना व्यक्तिगत विभेद या कितना अंतर उसके अंदर है। तो फिलहाल फ्रेंड्स केवल इतना। प्रश्न कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।